स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके जी दर्शकों जी। को। दुनिया खाड़ी युद्ध में फंसी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप भी फंसे हुए हैं, नेतन्याहू भी फंसे हुए हैं और ईरान उनके सामने नई चुनौतियां, नई चेतावनियां फेंक रहा है। गेंद अब पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है कि उन्हें युद्ध जारी रखना है और जारी रखकर अमेरिका को, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर देना है, या बेइज्जती बर्दाश्त करते हुए, पराजय कबूल करते हुए तरह तरह से कुछ कदम अपना पीछे खींचना है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप को तय करना है और मेरे ख्याल से वो एक हफ्ते के अंदर अंदर शायद अ, कोई रास्ता खोजेंगे। अब रास्ता जो युद्ध उन्होंने शुरू किया है तो रास्ता भी उन्हें ही खोजना है। पर सवाल यह है कि हमारा क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप का जो होगा वो तो हो ही रहा है, साथ में हमारी भी दुर्गति हो रही है। स्थिति यह है कि सरकार रोज झूठ बोल रही है। सरकार ने कल ये खबर चलाई थी कि होर्मुज के जलडमरू मध्य से एक कोई जहाज आ गया है और जिसके अंदर तेल भरा हुआ है या मान लीजिए उसके अंदर गैस है, कुछ इस प्रकार की बात चलाई गई थी। लेकिन बाद में साबित हुआ कि ये सारी बातें गलत हैं। वो किसी और देश का जहाज था, उसको भारत की तेल और गैस सप्लाई से उसका नाता कोई नहीं था। अब आज ये खबर चलाई गई है कि ईरान ने दो भारतीय जहाजों को, जिनके भारतीय भारतीय नाम है, इन पर भारतीय झंडा लगा हुआ है, उनको आने की इजाजत दे दी है। लेकिन जब हम ईरान में भारत के राजदूत की बात पढ़ते हैं, जो बगल में ही आपको मिल जाएगी अखबारों में, वो कहते हैं कि बातचीत चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत को तेल की सप्लाई हो और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये उनकी भाषा है। उनमें से किसी ने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है कि हमने इस तरह की इजाजत दे दी है और ये आता रहेगा। और सवाल ये है कि ईरान स्पष्ट रूप से ये बात कहे भी क्यों? भाई मोदी जी तो दुतरफा चाल चल रहे हैं ना। एक तरफ तो वो ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में जो खाड़ी के देशों की जो काउंसिल है, उस काउंसिल के प्रस्ताव के को स्पॉन्सर भी बने हुए हैं, जिसके अंदर ईरान के घातक हमलों की निंदा की गई है। लेकिन ईरान पर जो घातक हमले हुए हैं उनके बारे में चुप्पी साधे हुए प्रस्ताव हुए। तो मोदी जी दुहरी चाल चल रहे हैं। हम ये भी करते रहेंगे और साथ में ईरान से हम रियायतें भी ले लेंगे। जो रियायतें ईरान वाले इन्हें इस तरीके से देने को तैयार नहीं है। जाहिर है ईरान अभी किसी देश के खिलाफ युद्ध में सीधे सीधे शामिल नहीं है, खुल के कुछ नहीं कहेगा। भारत को जो कुछ लानत मलामत उसे करनी होगी युद्ध के बाद करेगा जरूर, क्योंकि भारत ने पुराने संबंधों का ख्याल न रखते हुए अमेरिका का दुमछल्ला बनना पसंद किया है। और भारत में जो तेल और गैस की सप्लाई का जो संकट है, मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा तो इस वक्त सोशल मीडिया पर कोई भी उसको नहीं जानता। नहीं नहीं नहीं। अब आप इस परिस्थिति में प्रकाश डालें कि डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी ने मिलकर भारत को किस स्थिति में फंसा दिया है। देखिए 2019 की मई में हम्म, जब अमेरिकी दबाव के, सैंक्शंस के दबाव के चलते भारत ने हम्म, ईरान के साथ अपना जो व्यापारिक रिश्ता था तेल खरीदने का हम्म, और रुपए में तेल खरीदने का, उसको भंग किया था। हम्म, हम एक नज़र उस पर ज़रूर डालें इस बात को आगे बढ़ाने से पहले। और ये हमारे दर्शकों को चूंकि जल्दी जल्दी भूल जाती हैं चीज़ें, इसलिए जानना ज़रूरी है। हम्म, भारत ईरान से $12 के प्रति बैरल पर हम्म, जो है वो छूट के आधार पर तेल खरीदता था, हम्म, मिलता था, मतलब भारत को ऐसा रिश्ता था हमारा। हम्म, 60 दिन का हमें क्रेडिट मिलता था, हम्म, हम्म, यानी हम उसका पैसा 60 दिन बाद दे सकते थे। हम्म, रुपए में हम देते थे, हम्म, भारतीय बैंक यूको बैंक में जमा करते थे और ईरान जहाज का भाड़ा और इंश्योरेंस का पैसा हमसे नहीं लेता था। हम्म, ये रिश्ता था। हम्म। कितना फायदा था इसके अंदर। आज हमारे बेशर्मों को हम देखते हैं, इस हम्म, देश में हजारों बेशर्म हैं जिनको कोई शर्म नहीं है, जो हम्म, ताकतवर के तलवे चाटने को नैतिक बताते हैं और देश का लाभ कथित तौर पर बताते हैं। हम्म, इन बेशर्मों को पता नहीं है कि हमने जो वर्तमान लीडरशिप है, उसने हम्म, इस देश का सचमुच में कितना नुकसान किया है। हम्म, तो कल एक कार्यक्रम के लिए मैं फिर से इन चीज़ों को खंगालने लगा और मौका मिला मुझे, हालाँकि टीवी के कार्यक्रमों में समय नहीं होता, हम्म, आपके यहाँ उसको बोला जा सकता है। अब दूसरा पक्ष सुनिए, हम्म, सिर्फ 2025-25 में हम्म, भारत ने अपनी एनर्जी ज़रूरतों को
राष्ट्रपति ट्रंप को फुसलाने के लिए, मनाने के लिए या पता नहीं क्या करने के लिए हमारी एनर्जी जरूरतों का ट्रांसफर किया खाड़ी से कुछ जिस हद तक हम कर सकते थे अमेरिका की ओर। जी। उसके नतीजे सुन लीजिए। एक तो हर चीज हम जो भी हमें बाजार में मिल रहा है उससे महंगा अमेरिका से मिल रहा है। अब अमेरिका से जो चीज भारत आती है एनर्जी की, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो एलएनजी गैस हो, चाहे एलपीजी हो, इसमें एक तो समय का बहुत बड़ा अंतर है। ईरान से 5वें 7वें दिन हमारे यहाँ तेल पहुंच जाता था। कतर से 5वें 7वें दिन हमारे यहाँ गैस पहुंच जाती है। गल्फ के सारे देशों से, सऊदी अरब से, दुबई से, सबसे जो एलपीजी वगैरह आती 5-7 दिन में आ जाती है। अमेरिका से ये आने में 55 से 70 दिन लगते हैं। यहाँ का इंश्योरेंस जो है वो 4 गुना हो जाता है, 2 से 4 गुना हो जाता है। और भाड़ा सुनिए, 1 टन एलपीजी खाड़ी से हमारे यहाँ आती है तो $20 पर टन का भाड़ा है, लेकिन जब अमेरिका से आती है तो 80 से लेके 100 टन भाड़ा, 80 से लेके $100 पर टन भाड़ा है। और हम हमने इस साल से हमारा 26 से जो हमने अभी एग्रीमेंट किया था, यहाँ बोल दिया कि अभी हमने डिले कर रखा है। एक्चुअली वो एलपीजी और सब पर लागू हो चुका है कि 5 साल में हम आपसे 500 बिलियन का माल खरीदेंगे, उसमें ज्यादातर एनर्जी है और वो सब महंगे दामों पर है। पिछले साल जो हमने एलएनजी खरीदी, एलएनजी जब हम गल्फ से लेते हैं तो $0.33 पर MMBTU उसकी ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस कॉस्ट है। ये ध्यान का आंकड़ा है दुबे जी। $0.33 अगर हम खाड़ी से लेते हैं और मतलब और 2025 में हमने लिया है, और अमेरिका से जो हमने लिया एलएनजी उसमें $2.6 पर MMBTU हमने इंश्योरेंस और भाड़े पे खर्च किया है समय के अलावा। तो पूरा 2025 हमने अमेरिका को ट्रंप को मनाने में, मोदी जी के लिए, मोदी जी की जो कथित इमेज है उसको चमकवाने के लिए और ट्रंप का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को दांव पे लगाकर अपनी एनर्जी जरूरतों को उधर ट्रांसफर किया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हम इजराइल को, वाया इजराइल भी हम पूरी वही कोशिश कर रहे हैं, खुद भी करते हैं, यानी उनके लिए हम कालीन बिछा रहे हैं अपने देश की कीमत पर, महंगी चीजें खरीद के, महंगा भाड़ा दे के, महंगा इंश्योरेंस लेके, ज्यादा समय खर्च करके और डिपेंडेंट होके। और एक और वाया भी कर रहे हैं हम, वाया इजराइल से हम ढेर सारी सैनिक टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। खैर पहले भी खरीद रहे थे, चलिए उसको मान लेते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य उसमें वही है, अमेरिका से कथित तौर पर रिश्ते डेवलप करना, भारत के लोगों के जरूरी मदद के लिए कमाए गए पैसों को लुटा के, मैं कहूंगा, ये हम कर रहे हैं एनर्जी के सेक्टर में। अब आप सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। और चीन ईरान से तेल ले रहा है, गैस ले रहा है, जो भी उसके पास है 90% करीब तो चीन ही खरीदता है। अब चीन और भारत के नेतृत्व की वो समझ लीजिए कि किसमें स्वाभिमान है और किसमें नहीं है। भारत क्यों ऐसा पराभव दिखा रहा है? अब तो जो ये एक सिब्बल साहब है जो कई जगह राजदूत रहे दुनिया में, भारत के विदेश सचिव भी रह चुके हैं, कमल सिब्बल भारत के विदेश सचिव भी रह चुके हैं, जो मोदी सरकार के बड़े समर्थक हैं और राइट विंग के आजकल समर्थक बने हुए हैं। वो उन्होंने तक अभी परसों कहा और कहना पड़ा उनको कि इस समय भारत में इंदिरा गांधी जैसा कोई नेतृत्व नहीं। यानी आज के नेतृत्व में ये एकदम स्पष्ट है, रीढ़ नहीं है। ये वही कर रहे हैं जो हमने आजादी के समय में देखा था। समाज का एक बड़ा वर्ग, राजे महाराजे और तमाम अन्य चालाक लोग, जो राव साहब और तमाम सर और बहुत सारे खिताब लेने के लिए, जायदादें बचाने के लिए, इनाम इकराम पाने के लिए, अपने कथित महल वगैरह बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार की जी हुजूरी करते थे, जो उसके लिए इस देश को 2 टुकड़ों में बांटने के दुराष्ट्रवादी सिद्धांत के जनक थे। उन्हीं की तरह के काम करते हुए हमें आज भारत सरकार के कैरेक्टर में हम पा रहे हैं कि वो अपने दोस्तों को गंवा रहा है। लगभग ऐसी ही शर्तें और डिटेल हमें जब रूस का हम
रूस से भारत के रिश्ते आज नहीं तो कल हम जब उसकी एनालिसिस करेंगे तो वैसे ही नतीजे हम पाएंगे जो आज मैं आपको ईरान वाला डिटेल्स बता रहा हूँ, आर्थिक डिटेल्स। तो हमने तो मेरी समझ से बहुत परे है, क्योंकि ये तथ्य बिल्कुल हार्ड फैक्ट्स हैं, सरकार के अपने दस्तावेजों से निकले हुए हैं। तो इनका अध्ययन करने के बाद बहुत कोफ्त सी होती है कि ये क्या हो रहा है, और हम अपने देश में बहुत सारे लोगों को इन सूचनाओं से जिनको वंचित रखा गया है, वो जान ही नहीं रहे कि हमारा नेतृत्व हमारे साथ क्या कर रहा है। अब ये जो आपने उससे पहले जो प्रश्न डेवलप किया था कि ये जो अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं ये क्या है और कहाँ जा रहा है और क्या होगा, थोड़ा सा मोटा मोटी आपके प्रश्न में और चीजें। जरूर जरूर जरूर। देखिए, पूंजीवाद जो है, कैपिटलिज्म दुनिया का जो है, वो अनवरत एक संघर्ष में है उन लोगों से जो उसके सिस्टम को बदलने की विचार के से लैस हैं, और जिन्होंने कई प्रयोग किए पिछली सदी में। बड़े सफल प्रयोग बहुत जगह किए, कुछ असफल हुए, कुछ असफल हो सकते हैं। इन सब को रोकने के लिए जो कैपिटलिज्म ने किया अमेरिका के नेतृत्व में, पहले साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में यूरोप से किया, फिर बाद में अमेरिका बन गया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ही उसका लीडर हो गया। तो भले ही उन्होंने सोवियत संघ तोड़ दिया हो, लेकिन दुनिया में जो ध्रुव एक जगह की जगह कई जगह हुए, और चीन के रूप में एक महाशक्ति उभर के आ गई इस बीच। ये भी एक संयोग है कि चीन और रूस में जो दोनों के साम्यवादी दल थे, उनमें बाद के दिनों में आपस में अंतर्विरोध गहरा गए थे, आइडियोलॉजिकल अंतर्विरोध जो राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्विरोधों में बदल गए थे। और उसका लाभ लेने के लिए कैपिटलिज्म ने चीन को पकड़ा, और तब तक चूंकि सोवियत संघ था, लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने चीन को पकड़ा जरूर, लेकिन चीन ने इस पकड़ा पकड़ी में अपने को एक महाशक्ति में बदल लिया, और कैपिटलिज्म के सामने एक नई चुनौती बन के खड़ा हो गया। ये इतिहास का एक अजब बोध है, जिसको आप जैसे विशेषज्ञ कभी ठीक से दस्तावेजीकरण जब इसका करेंगे तो ये सामने आएगा। लेकिन एक दूर से हम एक बहुत सरल ढंग से अगर दर्शकों के लिए इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो ये दुनिया का आज प्रमुख अंतर्विरोध है कि कैपिटलिज्म जो है उसके लिए चीन एक बड़ी चुनौती है, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में ये जो मूलभूत बदलाव पिछली सेंचुरी से इस सेंचुरी में हुआ है कि रूस और चीन, रूस जो अब साम्यवादी नहीं रहा, लेकिन रूस एक महाशक्ति में साम्यवाद के दौर में बदल गया था, जो सरेंडर नहीं कर सकता कम से कम कैपिटलिज्म के सामने। इसलिए उसकी जो जरूरत है वो चीन से अपने रिश्ते को प्रगाढ़ करने में भौगोलिक कारण से भी, आर्थिक कारण से भी और राजनीतिक कारण से भी एक हो गई है। और इसलिए इस दुनिया में अभी स्वाभिमान, मनुष्य के स्वाभिमान के लिए बात करने को, या आप यूं कहें कि एक रास्ता मौजूद है, वरना तो जो दुनिया होने वाली है, जैसे तथ्य आ रहे हैं कि अब ऐसी टेक्नोलॉजी इस समय डेवलप्ड है, ऑलरेडी इसको डेवलप नहीं करना है। पश्चिम के पास, इजराइल के पास ये टेक्नोलॉजी डेवलप है कि अगर मान लीजिए युद्ध उनकी शर्तों पर अगले 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल बाद खत्म हो, जिसमें वो ईरान की बहुत बड़ी नागरिक आबादी की हत्या करने में सफल हो जाएं, ईरान में अराजकता इराक की तरफ पैदा करने में सफल हो जाएं, और अपना सैनिक अड्डा वड्डा वहां कहीं गिरा विरा लें, उसके आर्थिक संसाधनों को नष्ट कर लें, और उसके साथ साथ इस युद्ध में पूरा खाड़ी के देशों का औद्योगिक ढांचा खत्म हो जाए, क्योंकि वो तो दोनों तरफ होगा जो नुकसान होगा, और इजराइल वगैरह में भी काफी बड़ी मौतें हों और नुकसान भी हो, अमेरिकी भी बहुत साजो सामान से लेके हथियारों से लेके मनुष्यों का नुकसान हो, इसके बाद की अगर व्यवस्था इनके पक्ष की हो जाए, तो भारत, फिलीपींस और इस जैसे बहुत सारे देशों के करोड़ों लोगों को ये जो औद्योगिक साम्राज्य अपने फिर पुनर्गठन के लिए और इस सब को ठीक करने के लिए मजदूर की शक्ल में निमंत्रित करेगा, जिसमें भारत का रोल सिर्फ यही रह जाएगा कि वो मजदूर, यहाँ जो आबादी है हमारा, जिसे हम कथित डिविडेंड कहते हैं, ये सारे लोग ठेल के ले जाए जाएंगे वहाँ, ये बता के कि वहाँ बढ़िया जीवन है, जैसे अभी भी ले जाए जा रहे हैं, रूस में भी ले जाए गए हैं, इजराइल में भी ले जाए गए हैं, गल्फ में है ही है। और इनको आज के दौर में एक चिप इनमें प्रवेश कर दी जाएगी जो इनको शायद पता भी न चले, और ये सब 100% मॉनिटर होंगे, और ये ह्यूमन रोबोट्स के तौर पर उनके कल कारखानों में काम कर रहे होंगे, जिनके सारे अधिकार नियंत्रित होंगे, जिनकी सारी संवेदनाएं, सूचनाएं सब नियंत्रित होंगी, और ये
आखिरी टीप होगी, क्योंकि इसके बाद तो सचमुच में मैकेनिकल रोबोट्स इनको रिप्लेस कर लेंगे। तो मनुष्यता के लिए ये युद्ध जो है, पता नहीं किस, ये सब हो सकता है कि सब कल्पनाएं ही हो, साइफी कल्पनाएं हो, लेकिन ये सब भी आज डिबेट में है दुनिया में। दुनिया जिस तरह से बनाई और ले जाई जा रही है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे वक्त में भारत में जो नेतृत्व है वो पता नहीं किन स्वार्थों के चलते वो देश के एक बहुत बड़े भविष्य को या सारे के सारे भविष्य को पुनः उस खतरे में डाल रहा है जिस खतरे से हमारे पूर्वजों ने 47 में हमें निकाला था। नहीं, आपने आपका विश्लेषण मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। इसमें मैं कुछ बातें इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने रखता हूं जी। कि आखिरकार वो कौन सा आकलन रहा होगा जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने ये सोचा कि इस युद्ध में वो बिल्कुल एक तरफा हो जाएंगे। मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले ही चले गए थे, इजराइल के प्रति उनमें बड़ा विचारधारात्मक आकर्षण है संघ में और भाजपा में और नरेंद्र मोदी में और उनके समर्थकों के अंदर। ये तो बात हम इस पर चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। लेकिन चूंकि जब युद्ध शुरू हो गया था, युद्ध शुरू हो जाना एक अलग बात है और शांति काल में समर्थन करना या किसी के खेमे में बैठना एक अलग बात है। और एक ऐसे देश से युद्ध शुरू हो जाना, इसके भारत से हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, जिसने कश्मीर के सवाल के ऊपर और कुछ दूसरे विवादास्पद प्रश्नों के ऊपर हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत का साथ दिया है। तो ऐसे में इन्होंने किस आधार पर ये निर्णय लिया होगा? कल मैंने एक रक्षा विशेषज्ञ से ये बात पूछी, तो उनका कहना यही था कि जब युद्ध शुरू हुआ होगा तो मोदी जी ने पूछा होगा अपने कुछ जनरलों से जो उनके सलाहकार हैं, तो सबने उनको ये राय दी होगी कि 2-3 दिन की बात है, इजराइल, अमेरिका की फौजी ताकत, इजराइल की फौजी ताकत, इजराइल की खुफिया ताकत मोसैड और अमेरिका की खुफिया ताकत CIA, ये सब मिलके पूरी तरीके से बहुत तेजी के साथ में इन्होंने पूरे ईरान में अपनी घुसपैठ कर ली है। ईरान में उनके जासूस फैले हुए हैं और सही बात भी है। ईरान ने बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है जासूसी के आरोप में। और ये भी एक हकीकत है कि अमेरिका ने नेट के ऊपर एक विज्ञापन जारी किया था। इसमें CIA की तरफ से विज्ञापन था कि कोई ईरानी अगर CIA ज्वाइन करना चाहे, CIA में भर्ती होना चाहे, तो वो किस तरीके से भर्ती हो सकता है, आवेदन देने का तरीका क्या है, ये सब अमेरिका ने नेट के ऊपर विज्ञापन भी दिया था और अभी युद्ध के दौरान दिया गया विज्ञापन है। तो प्रक्रिया ईरान को कैसे इन्फिल्ट्रेट किया जाए, ईरान में कैसे घुसपैठ की जाए, वो सारी की सारी प्रक्रिया मोसैड और CIA द्वारा वहां पर जारी है। तो ऐसी स्थिति में इनको बताया गया होगा कि भाई ये लोग बहुत ताकतवर हैं और ये ईरान 2-3 दिन से ज्यादा, 4 दिन, 5 दिन, हद से हद 7 दिन, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन वैसा तो हुआ नहीं, जमीनी हकीकत ये नहीं थी। उस सबको गलत आकलन लोगों ने किया और आज स्थिति यह है कि ईरान के जो नए सर्वोच्च नेता हैं मुश्तबा खामेनेई, वो ट्रंप से कह रहे हैं कि तुम सरेंडर कर दो। मतलब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। उन्होंने जो 3 शर्तें रखी हैं, एक के लिए उन्होंने 30 दिन का डेडलाइन रखी है, दूसरे के लिए 60 दिन की डेडलाइन रखी है और तीसरे के लिए उन्होंने कहा है कि हमारे आज तक आपने 1979 से $800 बिलियन जो है वो हमारे आपने बर्बाद कर दिए हैं, तो वो आप 10 साल के अंदर हमें $500 बिलियन का पहले भुगतान कीजिए और अगर आप ये 3 काम नहीं करेंगे तो हम क्या क्या करेंगे ये भी उन्होंने बता दिया है। उन्होंने कहा हम एटमी हथियार डिप्लॉय करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी जमीन पर अमेरिका और चीन और रूस के फौजी अड्डे बनाएंगे और होर्मुज को हम बंद कर देंगे पूरी तरह। होर्मुज हमारे हाथ में थमी हुई एक भरी हुई पिस्तौल में बदल जाएगा। तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि पूरा पलट जाना मामला। तो ये जो परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति में अब इनको मजबूरी में ईरान के राष्ट्रपति से बात करनी पड़ रही है मोदी जी को। पहले तो बात करने को तैयार ही नहीं थे, कुछ भी ईरान से कोई मतलब ही नहीं था इनका। ये तो संयुक्त राष्ट्र में जो खाड़ी के देश आए हैं उसमें को स्पॉन्सर बन गए हैं जाके वहां पर। तो अब इनको बात करनी पड़ रही है और वो लोग कह रहे हैं कि देखिए देखेंगे वो इस प्रकार से इनको टाल रहे हैं उनको। तो ये जो परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था जो पहले से ही कमजोर थी, कई तरह की उसमें दुर्बलताएं थी अर्थव्यवस्था में, इसको बहुत मुश्किल में इन्होंने फंसा दिया है। विदेश नीति उनकी पहले से ही ढक्कन थी और पूरी तरीके से वो ढक्कन भी जो है उखड़ गया है, बिल्कुल खोखलापन निकल कर सामने आ गया है।
जी शीतल जी। देखिए, अगर ये लड़ाई 1 महीने 1.5 महीने चलती है हम्म। तो भारत में तबाही आ जाएगी। हम्म। मैं उसके तथ्य बता रहा हूँ। हम्म। हम लगभग 88% से ज्यादा तो क्रूड इंपोर्ट करते हैं। हम्म। यानी हमारा जो स्वयं का उत्पादन मनमोहन सिंह के जमाने में था, उससे भी नीचे गिर गया है। हम्म। उस समय 82 से 84% के पास था। ये 5-6% और बढ़ गया है इंपोर्ट। अब 88 से भी ज्यादा है। करीब 50% हम नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं और 65-66% हम एलपीजी इंपोर्ट करते हैं। एलपीजी पे हमारी बहुत बड़ी कुकिंग डिपेंडेंसी इस देश की बहुत बड़ी तादाद में है। तो उससे क्या अब लोगों की आदत बदल चुकी है। एकाएक आप उसे लकड़ी और उस पे नहीं ट्रांसफर कर सकते, ना वो हो सकते हैं। वो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं, वो सोर्सेज भी उस तरह से खत्म हो गए। हमने जंगल वंगल भी काट कूट के खत्म कर दिए। तो अब उस तरह से वापस अब ये डिपेंडेंसी मजबूरी है, हमारी रियलिटी है। हम अपनी जितनी हाइड्रोकार्बन की रिफाइनरीज हैं, इन सब में इनको इंपोर्ट से हम एक्सपोर्ट से रोक दिया है हमने कि ये सारे प्रोपेन बुटेन जो बनता है इनके यहाँ, वो सब एलपीजी का ही दोनों पार्ट है ये। तो ये आके सब यहीं हमें चाहिए, लेकिन हम ये सब पूरा लगा लेंगे तब भी हम 30% तक मैक्सिमम जा सकते हैं। तो यानी करीब 35-36% हमारा शॉर्टफॉल रहेगा। और हम चूंकि 82-84% एलपीजी जो है रसोई गैस के तौर पर ही यूज करते हैं। यानी जो 100 किलो हमारे पास गैस आती है एलपीजी अपने घर में बना के और इंपोर्ट करके, उसका 82 से 84% हम रसोई गैस के लिए सिलेंडरों में बांटते हैं। अब इस पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत भारी है। तो अगर हमें ये गैस यहाँ से नहीं मिली, जो गल्फ से हमें मिल रही थी, हमारी करीब ये भी संख्या बहुत बड़ी 85 से 90% एलपीजी गैस हमें गल्फ से ही मिल रही थी जो इंपोर्ट हम करते हैं। अमेरिका से तो अभी किया है तो ये हम 10% के करीब हम अमेरिका से ला पाएंगे, जो हमने किया, जो बहुत महंगी दर पे और बहुत कठिनाई से आएगी, लंबा टाइम लेती है। तो हमारे यहाँ तो मतलब आप समझिए कि फिर अगर चूल्हे में गैस नहीं होगी, बिना गैस के आदमी जिस हाल में होगा, एक बिल बिलाता हुआ इतनी बड़ी आबादी, जब इतना शॉर्टफॉल 35% का अगर होगा, तो अब इधर से उधर से फिर बहुत महंगी दरों पर नोच खसोट होगी, कोई अफ्रीका से, कोई यहाँ से, कोई वहां से, और इसका मनमाने दाम बढ़ जाएंगे। इन चीजों के बढ़ ही गए, ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन में तो, गैस में तो 50-60% बढ़ चुके हैं। एलएनजी के भी का मेन सोर्स यहीं से था, वो भी हमने डिस्टर्ब, अब रिश्ते डिस्टर्ब करने से सब चीजें एक साथ डिस्टर्ब हो गई। और इस युद्ध को युद्ध होने में मुझे लगता है कि अनचाहे ही या चाहे या जानकारी में एक भारत की भी एक भूमिका भारी हो गई है। तीसरा देश अगर कोई इन दोनों के अलावा है तो भारत है, क्योंकि ठीक उसी समय भारतीय प्रधानमंत्री एक ऐसे देश को लेजिटिमेसी देने तेल अवीव में थे जिसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में नरसंहार का वारंट है। तो मतलब इस फैसले पे उनको पहुंचने में भारतीय प्रधानमंत्री का वहां होना और यह कहना हम इजराइल के साथ हैं, इसकी भी एक भूमिका है। और इस भूमिका की वजह से हम, हो सकता है कि ये मोनार्की है कई गल्फ में, उनके मोनार्क से हमारे रिश्ते ठीक भी हों, लेकिन वहां की आबादियों से तो हमने रिश्ता अपना एकदम संदेहास्पद और खतरनाक बना लिया है भारतीयों के लिए। और जिनके लिए बना लिया है, उस अमेरिका में खुद ट्रंप को उनकी नीतियों पर, आज सुबह सऊदी अरब में ईरान का हमला हुआ है जिसमें उनके 5 ऐसे जहाज मतलब उसके शिकार हुए हैं। एकदम नष्ट नहीं हुए, लेकिन वो उनमें नुकसान हुआ है और उनकी रिपेयर करनी पड़ रही है, जो हवा में युद्धक विमानों को तेल सप्लाई करते थे। और उनमें से एक विमान इसके पहले इराक में अभी कल या परसों वो कहते हैं कि अपने आप एक्सीडेंट हुआ गलती से, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि इन्होंने मार गिराया, और उसमें जो 6 लोग मारे गए हैं अमेरिकी सेना के। तो ये घटनाएं ऐसा नहीं है कि एक तरफा चलेंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ईरान वाली लड़ाई जो है ये लंबी खींचेगी। और ट्रंप चाहे भी तो, क्योंकि नेतन्याहू के वो पता नहीं क्यों किन कारणों से इतने दबाव में है, हो सकता है कि वो सब बातें हों जो मैं अफवाहों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उनमें कोई सच्चाई हो कि वो अपने मन से, उन्हें दूसरी बार इस लड़ाई में उतरना पड़ा है।
जून में भी वो उन्हीं के कहने पर कथित न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ऑब्लिटरेट करने आए थे और अब फिर लड़ाई में उतरे हैं। तो हमें नहीं पता कि ये चीजें कितनी खराब दुनिया के लिए होने जा रही हैं। भारत के लिए तो निश्चित तौर पर इसलिए गंभीर चुनौती बनेगी कि हम अपने हाइड्रोकार्बन सेक्टर के दो बड़े सेक्टर्स में, तो एक में 2/3, एक में लगभग 90% और एक में लगभग 50% इंपोर्ट पर आश्रित है, और जिसका मेन ठिकाना हमारे लिए गल्फ था, जो इस युद्ध में पूरी तरह से डिस्टर्ब होने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका आकलन ये है कि युद्ध अभी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, हो सकता है कि महीने भर और चल जाए, या उससे भी थोड़ा ज्यादा चल सकता है। अच्छा, अमेरिका विड्रॉ भी करेगा तो इजराइल अभी विड्रॉ करने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा, अगर अमेरिका विड्रॉ कर लेगा तो इजराइल, तो मुझे लगता है इतने संसाधन नहीं है और इतनी ताकत नहीं है इजराइल में को लंबे अरसे तक उसमें टिक सके। अमेरिका ऐसा विड्रॉ नहीं करेगा कि वो इजराइल को छोड़ के विड्रॉ कर लेगा। वो रिश्ता अमेरिका इजराइल का है, तब वो इजराइल को हथियारों की आपूर्ति करता रहेगा, वो चलता रहेगा। तब वो यूक्रेन और रूस युद्ध की परिस्थिति में पहुंच जाएगा मामला, मतलब वॉर ऑफ एट्रिशन हो जाएगा फिर ये इजराइल और ईरान के बीच में। हाँ, लेकिन अभी अमेरिका विड्रॉ नहीं कर सकता। अभी अमेरिका जिस हालत में जहां पहुंच गया है, ये युद्ध उसे लड़ना पड़ेगा, और अब ये कितने दिन तक वो लड़ पाता है ये हम लोग आने वाले दिन में देखेंगे। और मैं बहुत से टेलीविजन चैनलों पे आजकल एक सज्जन बैठाए जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, पता नहीं क्या, कहीं विदेश सेवाओं में रहे हैं। वो 48 घंटे में बता रहे थे एक टीवी चैनल पे कि शर्त लगा लीजिए 48 घंटे में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस युद्ध को रोक देंगे। और उस 48 में से काफी घंटे गुजर चुके हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। आप कोई किसी मिस्टर वोरा की बात कर रहे हैं ना? नाम क्या लें, कमाल के लोगों को ये सब लोग बैठाते हैं। मतलब उनके खिलाफ, चूंकि घोटाले का 16 में एक केस था, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय नौकरियों में वो रहे हैं, वहां उन्होंने तमाम गड़बड़ियां कर रखी हैं। वो नेट पर है डिटेल्स उसके। मैं जानता हूँ। और इसके लिए इस तरह के तमाम रिटायर्ड इस तरह के बहुत सारे लोग इस दौर में अपने पुराने अपराधों को ढकने और नई पोस्टिंग पाने के लिए इन चैनलों का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा मीडिया जो है महान है कि वो किसी को पीछे उसका पिछला हिस्सा बिना देखे इस तरह से लेजिटिमेसी देता है, और वो लेजिटिमेसी के आधार पर सिर्फ एक काम करते हैं कि इस दौर के डिस्पेंसेशन को तेल मालिश करके कोई या तो अपना मुकदमा सुलटवाने के लिए या पद हासिल करने का इस्तेमाल करते हैं। जी, एक मुझे तजुर्बा है कि जब हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था और उसी वक्त ये यूक्रेन और रूस में युद्ध शुरू हुआ, तो मैं टीवी पे जाता था उत्तर प्रदेश के चुनाव की चर्चा करने के लिए, लेकिन वहां चर्चा शुरू हो जाती थी युद्ध के ऊपर, तो वहां इन्हें बुलाया जाता था। तो उसमें उन्होंने पहले दिन ही ऐलान कर दिया था कि ज़ेलेंस्की भाग गया है छोड़ के, यही शब्द थे इनके। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। 24 घंटे के अंदर जो है वो पुतिन का कब्जा हो जाएगा। इनकी सारी बातें गलत साबित हुई, आज तक इनकी कोई बात सही साबित नहीं हुई। और वहां पे स्टूडियो के अंदर भी बहुत नाटक करते हैं, बहुत तरह लोगों को सलूट मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, यही सब ड्रामेबाजी करते रहते हैं। तो जो अंत में आ रहे हैं हम लोग चर्चा के, जो अभी 3-4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने जो कहा है कि वी हैव अचीव्ड एनफ, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा कि भाई हमने जो इतना हासिल करना था वो पर्याप्त हासिल कर लिया है, उससे क्या ये एक संकेत नहीं मिलता कि अमेरिका किसी तरह अब इस बात पे नहीं कह रहे हैं कि हमें सत्ता बदलनी है, हमें बिना शर्त समर्पण चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब नहीं बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। तो कुछ ना कुछ तो अमेरिका के प्रशासन में, अमेरिका के पूरे डिस्पेंसेशन में घटित हुआ है, जिससे लगता है कि वो युद्ध से कुछ पीछे हटना चाहते हैं। नहीं, जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं वो ये कि ईरान का एक द्वीप है जिससे वो अपना लगभग 85 से 90% तक तेल निर्यात करता है वहीं से, और वहाँ उसके पेट्रोकेमिकल कारखाने सबसे ज्यादा है, रिफाइनरीज वगैरह है। कल अमेरिका ने उस पर हमला किया है। इस हमले का बहुत बड़ा मतलब है, इसके रिएक्शन में गल्फ की सारी रिफाइनरीज पर ईरान को हमला करना ही करना होगा। 1-2 दिन में हम बहुत जगहों पर बहुत सारे हमले देख रहे होंगे। ये युद्ध बढ़ाने वाला रास्ता है। अगर आप ईरान के जैसे जो पहले इजराइल ने किया था, इजराइल ने तेहरान और उसके चारों तरफ जो इनके रिफाइनरीज वगैरह उन पे हमला करके आग लगा दी थी, तो ये युद्ध बढ़ाने, इस तरह की घटना करते हैं तो युद्ध बढ़ता है। और शायद उसी का उत्तर दिया है सुबह सऊदी अरब में हमला करके ईरान ने, या उत्तर देने के क्रम में एक हमला किया है, और हमले होंगे। तो युद्ध मुझे जो इसमें जो
क्योंकि मैं ट्रम्प की बातों को उस तरह से नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो रोज क्या बोलते हैं और कल क्या बोलेंगे और आज ही शाम क्या बोलेंगे, सुबह क्या बोलेंगे, इतना उनमें सब वो रहता है। तो मैं जो वो कर रहे होते हैं, जो मैं उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता हूँ। गलती हो सकती है, मैं कोई नहीं, नहीं, गलती क्या, हम सब लोग तो हाँ, विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण के आधार पर तार्किक तरीके से अपनी बात कहते हैं। जी, और आपकी बात भी लेकिन काफ़ी तर्कपूर्ण है कि जी, अमेरिका युद्ध में इतना ज़्यादा फँस चुका है कि जी, अचानक युद्ध से निकलना उसके लिए जी। और मुश्किल है। उनके जो अन्य अधिकारी हैं, जैसे हेगसेथ है, हाँ, जो एक वार मॉन्गर है, लेकिन वो इस वार का इंचार्ज है। उसकी भाषा जो है, उसमें कहीं कोई इस तरह की चीज़ नहीं आ रही है, जो ज़रा भी संदेश दे कि ये अभी तुरंत कुछ ऐसा होने वाला है। बल्कि ऐसा लग रहा है कि चीज़ें और बिगड़ने वाली हैं और ज़्यादा नुकसान सारी दुनिया को करेंगी। अमेरिका के इससे वापस होने की एक ही तर्क है कि यूरोप और एशिया के वो देश जो अमेरिका के साथ हैं, जो बड़े देश हैं, जैसे कोरिया और जापान, वहाँ त्राहि-त्राहि मच रही है एनर्जी प्रॉब्लम से, उनकी अर्थव्यवस्था में और अन्य चीज़ों पे। अब ये दबाव कितनी जल्दी, कितना देर में काम करता है, लेकिन इससे एक उलट भी हो रहा है। अमेरिकन जो इसका एनर्जी बिज़नेस है, वो इस समय छत तोड़ रहा है, हाँ, उनको बूम बहुत कर रहा लाभ हो रहा है। तो ये ऐसे लोग हैं जो लाभ के लिए बहुत सारे दुनिया मरे तो मरे वाले हैं। तो इसलिए देखते हैं कि क्या ये सब दोनों अंतर्विरोध कहाँ ले जाते हैं। फिलहाल तो मेरे पास ठीक इतनी बात है। ही सबसे बड़ी हम लोगों के लिए चिंता ये है कि अर्थव्यवस्था की तबाही हमारे दरवाजे पर खड़ी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की तबाही और नरेंद्र जी, मोदी ने उसमें झोंक दिया है उसके अंदर, क्योंकि वो जी, युद्ध के पक्ष में खड़े हुए हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। नहीं, बहुत ही नहीं, अच्छा और तलस्पर्शी विश्लेषण हुआ। इससे नहीं, बहुत नई बातों के ऊपर प्रकाश पड़ा। नहीं, नहीं, आपसे बात आपकी करने और में मेरी चर्चा जो नई परख पर होती है, हमारे दर्शक उसे काफ़ी पसंद करते हैं। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को भी लोग काफ़ी पसंद करेंगे। नहीं, आपसे बात करने पे मुझे भी काफ़ी सीखने को मिलता है हमेशा ही। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।